नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तामड़ी सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर वेदांत क्लासेस अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 23 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर। और आज की जो क्लास है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी लाए गए हैं और डायरेक्ट फैक्ट भी लाया गया है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना ऑब्जेक्टिव टाइप का ठीक रहेगा या वन लाइनर फैक्ट ठीक रहेगा। जो भी आपका सजेशन है प्लीज आप सजेशन जरूर देना। तो देखिए, और अभी तक आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो दोबारा प्रेस मत करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसका विशेष रूप में। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, हाल ही में एनटीपीसी कांति को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 मिला। तो फिक्की जल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो हाल ही में विद्यार्थियों एनटीपीसी कांति को सम्मानित किया गया है। अब एक तो हम एनटीपीसी के बारे में जानेंगे यहाँ पर, और एक फिक्की के बारे में जानेंगे विद्यार्थियों। देखिए, ये आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये पुरस्कार एनटीपीसी कांति के उल्लेखनीय जल संरक्षण प्रयासों और इसके संचालन में जल संसाधनों के कुशल उपयोग को मान्यता देता है। और इस बार ऐसा नहीं है कि ये पुरस्कार पहली बार दिया गया हो, इससे पहले भी ये पुरस्कार दिया गया है। और इस बार जो इस पुरस्कार का 11वां संस्करण है, कौन से नंबर का संस्करण है? 11वें नंबर का संस्करण है। अब फिक्की आया है तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फिक्की का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। देखिए, फिक्की आप इसको इंग्लिश में FICCI भी लिख सकते हैं और फिक्की हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। लेकिन इसका पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बात करें कि हिंदी में इसका नाम क्या मिलता है, तो हिंदी में नाम मिलता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। फिक्की की जो स्थापना हुई 1927 में हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो घनश्याम दास बिड़ला जी को माना जाता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। तो इसके जो मेन फाउंडर है उनका नाम तो क्या आता है? घनश्याम दास बिड़ला आता है, लेकिन को फाउंडर सह संस्थापक में नाम किसका आ जाता है? पुरुषोत्तम ठक्कर जी का भी आ जाता है। इसका जो मुख्यालय है विद्यार्थियों वो है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है अनिश शाह। कौन है? और महासचिव कौन है? शैलेश पाठक जी। और ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, ध्यान रखना। इससे पहले भी फिक्की कई बार चर्चा में आया, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, हालांकि ऑनलाइन नहीं बताया था। जो ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मैंने बताया था कि फिक्की ने चालू वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर बताई थी वो 6.3 बताई थी। कितनी बताई थी? 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। तो कई बार अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके द्वारा रेटिंग जारी की जाती है, वो भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। एक तरफ रेटिंग एजेंसी का नाम बता देते हैं और एक तरफ कौन सा उनका आंकड़ा है, वो कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे पर्सन भी बनते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, अब एनटीपीसी चर्चा में आया तो एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट है विद्यार्थियों। कौन से पॉइंट है? स्टैटिक पॉइंट है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो डीजी पूछे जाए, महानिदेशक पूछे जाए, डायरेक्टर जनरल, तो कौन है विद्यार्थी? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है। और इससे पहले भी एनटीपीसी चर्चा में रहा था, जब इसने ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार में 2 पुरस्कार इसको दिए गए थे, उस समय भी ये चर्चा में रहा था। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ऑब्जेक्ट टाइप में दिया गया है। पहला जो प्रश्न था वो वन लाइनर फैक्ट के रूप में दिया गया था, अब दिया गया आपको कौन सा? वस्तुनिष्ठ तरीके से दिया गया है। तो ये प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? आपके सामने 4 विकल्प है, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को। तो कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो 22 दिसंबर को मनाया गया विद्यार्थियों। कब मनाया गया? इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। अगला फैक्ट देखिए इसके बारे में डिटेल से, ये देखो, राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर मनाया जाता है विद्यार्थियों। किसकी? श्री रामानुज की जयंती पर। तो श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये एक गणितज्ञ थे और इनकी 32 वर्ष की उम्र में ही विद्यार्थियों इनका निधन हो गया था, और इन्होंने इतनी बड़ी ख्याति उपलब्ध कर ली थी उस समय।
इस डे को मनाने की जो शुरुआत है वर्ष 2012 में हुई और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। विद्यार्थी कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को शस्त्र रामानुज पुरस्कार भी दिया जाता है। तो शस्त्र रामानुज पुरस्कार विद्यार्थियों कौन से गणितज्ञ को दिया जाता है? जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम हो। कितनी? 32 वर्ष से कम हो। और इस बार जो दिया गया 2023 के लिए शस्त्र रामानुज पुरस्कार, वो किसको दिया गया विद्यार्थियों? रुई किस्यांग झांग को दिया गया। उस समय जब दिया गया था तो उस समय मैंने इस क्वेश्चन को कवर करवाया था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है विद्यार्थियों। कब? 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो वो भी है, ये भी वस्तुनिष्ठ तरीके से दिया गया है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? विद्यार्थियों अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। उसमें हिंदी भाषा के लिए जो किसको दिया गया है वो दिया गया है, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, विनोद सोना, विजय वर्मा, संदीप जोशी या संजीव। तो इसमें नाम किसका आ जाएगा? संजीव जी है, ये एक लेखक है हिंदी के, इनको दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है मुझे पहचानो, इसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है और वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की अभी हाल ही में घोषणा हो गई है। इस बार देखें तो कविताओं में से 9 कविताओं की 9 पुस्तकों को दिया गया है और उपन्यास की 6 और लघु कथाओं की 5 को इसमें शामिल किया गया है। निबंध ऐसे इसमें 3 शामिल किए गए और एक साहित्य अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया है 2023 वाले में। इसके अलावा जो नीलम शरण गौर है उनको विद्यार्थियों रेक्विएम इन रागा जानकी नोवेल है, इसके लिए इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 1 लाख रुपए तो कैश मिलते हैं और साथ ही में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका भी मिलती है। अगर बात करें आपसे साहित्य अकादमी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? श्री माधव कौशिक को बना रखा है। और 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है विद्यार्थियों। तो कई बार पूछा जाता है ये साहित्य अकादमी कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो मंत्रालय का नाम पूछा जाए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 नाम दिया विद्यार्थियों। तो अभी एक नया कोरोना आ गया है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, और जिसका नाम क्या रखा गया है? JN1 नाम दिया गया है। इस नाम से इसको विद्यार्थियों नामित किया गया है और ये नाम किसने दिया? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो अभी हम एक तो WHO के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत इस के बारे में जान लेते हैं, JN1 के बारे में। देखिए JN1 वेरिएंट को ओमिक्रॉन BA.2.86 या पिरोला के सब वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। इसका पहला मामला अगर देखें तो अभी इसका पहला जो मामला देखा गया वो सितंबर 2023 में देखा गया था और यूएसए में देखा गया था। कहां पर? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया। और भारत में देखें तो भारत में इसका अभी पहला मामला मिला विद्यार्थियों 8 दिसंबर को। कहां पर मिला? केरल में मिला है। कहां पर मिला है? केरल में मिला है। अब तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इसके केस देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार जब कोविड-19 महामारी आई थी तो उसकी शुरुआत, उस वायरस की जो शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों, वो कहां से शुरुआत हुई थी? चाइना से हुई थी और चाइना के वुहान शहर से। कहां से? वुहान शहर से उसकी शुरुआत हुई थी। देखिए ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके बारे में भी कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। WHO पूरा नाम इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम मिलता है, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है, या हम कह सकते हैं ये संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद था वो इसकी पेरेंटल इकाई थी विद्यार्थियों। अगर WHO की बात करें तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कौन से देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में है विद्यार्थियों। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो 194 है और साथ ही में 2 संबद्ध देश भी है। वर्तमान में जो इसके हेड है इसको हम महानिदेशक कहते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम गेब्रेसस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनम गेब्रेसस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है विद्यार्थियों। और जो कौन से देश के रहने वाले हैं? इथियोपिया के रहने वाले हैं। और उप महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है।
इसके अलावा विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी विकसित कराने के लिए एक ये संस्था है, उसी के रूप में काम करती है। इसका जो उद्देश्य है वो संसार के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का अगर हेडक्वार्टर देखे भारत में कहाँ है, तो भारत में इसका मुख्यालय विद्यार्थियों दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और भारत भी क्या इसका सदस्य देश है WHO का? बिल्कुल सदस्य देश है भारत भी। अगला फैक्ट देखिए, इससे पहले WHO के बारे में कुछ फैक्ट मैंने बताए थे आपको करंट में। एक तो बताया गया था विद्यार्थियों WHO की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अनुमानित टीवी मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक पहुंच गया। एक तो ये फैक्ट मैंने बताया था। साथ ही में WHO ने यह भी बताया था कि सारंग देव को अपनी टीबी यानी कि तपेदिक सलाहकार समूह में इसको नियुक्त किया गया था। उस समय भी WHO चर्चा में रहा था। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो चुका है विद्यार्थियों। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत अभी कौन से राज्य में हुई है? तो हरियाणा में। हरियाणा में जगह पूछी जाए तो कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में हुई है विद्यार्थियों। और इसका जो आयोजन हो रहा है वो 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चल रहा है। यानी कि 17 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है, 24 दिसंबर अभी आया नहीं है। इस प्रकार देखो यहाँ पे जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, इसके अलावा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती और महापूजन किया है। तो ये भी थोड़ा चर्चा में था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि हाल ही में किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस नामक अभियान शुरू किया? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो कौन से राज्य के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है? तो उसका नाम आ जाएगा मणिपुर। कौन सा? मणिपुर विद्यार्थियों। देखिए सांस का पूरा नाम होता है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रिलिस और निमोनिया। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना है। मणिपुर के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तपम रंजन सिंह ने सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है, जिससे जनता और मीडिया से जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। नोट, हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होने वाली मृत्यु का लगभग 15% निमोनिया की वजह से मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों। तो ज्यादातर निमोनिया विद्यार्थियों उनको होता है या तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो, या बुजुर्ग ज्यादा होते हैं उनको निमोनिया ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। निमोनिया वायरल, बैक्टीरियल या एक फंगल संक्रमण के कारण होने वाली फेफड़ों की एक बीमारी होती है, फेफड़ों में होती है। अब मणिपुर स्टेट चर्चा में आ गया, तो मणिपुर स्टेट के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे मणिपुर का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। तो ये अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा? 21 जनवरी को मनाएगा। ये अपनी सीमा साझा कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो नागालैंड, असम, मिजोरम के साथ लगाता है। साथ ही में म्यांमार देश के साथ इंटरनेशनल सीमा लगाता है। इसमें कुल जिलों की संख्या पूछी जाए तो 16 है। कितने हैं? 16 है। और मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। 7 सिस्टर्स जो स्टेट है उसमें काउंट होता है, ध्यान रखना, मणिपुर। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? एन वीरेन सिंह जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा की सीट यहाँ से 2 जाती है, राज्यसभा की सीट 1 जाती है यहाँ से, और यहाँ विधानसभा सीट है विद्यार्थी 60। कितनी है? 60 है। राज्य पशु संगई होता है, राज्य पक्षी मिसिस उमेश तीतर होता है, या हुमिज वॉर वेक्ट फेजेंट बोलते हैं। राज्य वृक्ष कौन है? टून या टून जिसको कहते हैं। राज्य पुष्प क्या है? सिरोए कुमुदिनी या लिली। राजभाषा कौन सी होती है? मणिपुरी। और यहाँ का जो वाहन अक्षर है वो क्या है? MN। क्या है विद्यार्थियों? MN है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है ये वाहन अक्षर भी। या फिर जब भी आप मणिपुर लिखें तो उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? MN लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे हरियाणा को क्या लिखते हैं? HR। राजस्थान को क्या लिखते हैं? RJ। पंजाब को क्या लिखते हैं? PB। क्या लिखते हैं? PB लिखते हैं। उसी प्रकार मणिपुर को क्या लिखेंगे? MN लिखेंगे। यहाँ का जो मूल निवासी है उनको कहते हैं मेइती जनजाति, नागा, कुकी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। और मणिपुर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वर्तमान में वो कौन है? सिद्धार्थ मृदुल जी। यहाँ कौन कौन सी झीलें पाई जाती है? तो प्रमुख झीलें भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे लोकटक झील पाई जाती है, और लोकटक झील पे ही विद्यार्थियों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? किबिल लामजाओ नेशनल पार्क। और किबिल लामजाओ नेशनल पार्क की खासियत यह है कि तैरता हुआ पार्क है। कौन सा? तैरता हुआ पार्क है विद्यार्थियों। इसके अलावा यहाँ लोसी झील है,
कुछ नेशनल पार्क है, जैसे यहाँ पे कुबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, इन दर्रों का भी आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे तुजू दर्रा है। यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, मणिपुर नृत्य। इसके अलावा पुंग चोलोम नृत्य है। चर्चित स्थलों में जैसे इम्फाल, कांगला पैलेस आ जाते हैं। मेले महोत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पे? कचाई लेमन, नाता संकीचन, याओसांग। और अगर बात करें यहाँ के विधानमंडल की, तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है, यानी कि केवल यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, क्योंकि विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में ही है। और उनकी ट्रिक मैंने बता रखी है आपको, वापिस बता दे रहा हूं। कुंबाटी, क्या ट्रिक है? कुंबाटी। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये 6 ही है विद्यार्थियों, बाकी में कैसा है? एक सदनात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ समय पहले मणिपुर चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ की नौमते चरमपति जो समूह थे उनके ऊपर या उनके जो भी सहयोगी संगठन थे उनके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। और इसके अलावा मणिपुर में एक वार्षिक उत्सव मनाया गया था, मेरा होचोंगबा। तो मेरो होचोंगबा जो उत्सव है विद्यार्थी, वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये भी थोड़ा याद रखना आप। आगे देखो अगला फैक्ट, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए NHAI ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? NHAI ERS नाम है। किसके द्वारा किया गया है? तो NHAI के द्वारा किया गया है। तो एक तो हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लेते हैं इसमें, और साथ ही में जो ये ऐप लॉन्च किया गया है इसको कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम के साथ मिलकर शुरू किया विद्यार्थियों। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने किसके साथ मिलकर किया विद्यार्थियों? तो कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम के साथ मिलकर किया है। और ऐप का नाम क्या है? तो NHAI ERS है। तो ERS का यहाँ पूरा नाम मिलता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। अगर ऐप का पूरा नाम पूछा जाए तो NHAI का तो बता ही दिया आपको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ERS का हो जाएगा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है। ये ऐप मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो ये भी याद रखना आप थोड़ा सा। एक तो एक्ट है 1988 का, और ये नियम है कौन से वाले? 1989 के कुछ नियम है। इन दोनों के तहत सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस ऐप को लाया गया है, और इस ऐप से काफी मदद मिलेगी विद्यार्थियों। हालांकि इससे पहले भी NHAI के द्वारा एक और ऐप लाया गया था जिसका नाम था राजमार्ग यात्रा ऐप। कौन सा ऐप था? राजमार्ग यात्रा ऐप था विद्यार्थियों। अब NHAI आया है चर्चा में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कई बार पूछा जाता है NHAI का पूरा नाम क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई 1988 में हुई, और इसने जो कार्य चालू कर दिया था वो कब से कर दिया था? 1995 से चालू किया। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो इसके हेड है वो संतोष कुमार यादव जी हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर है विद्यार्थियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है संतोष कुमार यादव जी। आगे देखो, हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनाय राय चौधरी को मरने के बाद मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया विद्यार्थियों। और ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, वो इन्हीं की है विद्यार्थियों, बेनाय राय चौधरी की। 1971 का जब वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको मरणोपरांत ये वीर चक्र दिया गया है। देखिए, ये जो युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं वो 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक तो परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र होता है, एक वीर चक्र होता है। तो सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है युद्ध क्षेत्र में वो परमवीर चक्र है, सेकंड नंबर पे महावीर चक्र आता है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है विद्यार्थियों? तो वीर चक्र आ जाता है। तो ये तीसरा नंबर का इनको मरणोपरांत दिया गया है। शांति के क्षेत्र में भी 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? अशोक चक्र। दूसरे नंबर का कौन सा? शौर्य चक्र। और तीसरा नंबर कौन सा? कीर्ति चक्र होता है। अगर बात करें भारत में नागरिक सम्मानों की, तो 4 प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। कौन सा आ जाता है? पद्म श्री आ जाता है विद्यार्थियों।
अब भारतीय नौसेना चर्चा में आया तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहां पर है? नई दिल्ली में है विद्यार्थियों। और भारतीय नौसेना दुनिया की जितनी भी नौसेनाएं हैं उसमें अपना 7वां नंबर रखती हैं। और वर्तमान में जो इसके एडमिरल है उनका नाम है आर हरि कुमार। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडमिरल आर हरि कुमार हो जाएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है सम नो वरुण, क्या है? सम नो वरुण। और उप प्रमुख तरुण सोबती। इसके अलावा भारतीय नौसेना का जो जनक किसको कहा जाता है? तो मराठाओं को कहा जाता है 17वीं शताब्दी के आसपास। और छत्रपति जो शिवाजी भोसले महाराज थे उनको माना जाता है। इतिहास में सबसे पहले नौसेना के कौन से वंश के पास थी? तो चोल वंश के पास थी विद्यार्थियों। किसके पास थी? चोल वंश के पास थी। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भारतीय नौसेना के बारे में कि भारतीय नौसेना और जो प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ इसने एक एमओयू किया था विद्यार्थियों, एक समझौता किया था। तब भी मैंने भारतीय नौसेना के बारे में आपको पढ़ाया था। अगला फैक्ट है कहाली में अमृता रायचंद को सलाम बॉम्बे फाउंडेशन, ये एक विद्यार्थियों एनजीओ है, के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। तो हेल्थ एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया विद्यार्थियों? आपको ये दिखाई दे रही है, इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखो, ये पहल मुख्य रूप से मुंबई शहरी स्लम किशोरों के बीच वंचित समुदाय पोषण ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य मुंबई के नगर निगम स्कूलों में बच्चों में प्रज्वलित कुपोषण और जंक फूड की खपत का मुकाबला करना है। नोट, इससे पहले कुछ समय पहले एक धारावी स्लम भी चर्चा में रहा था जो एशिया के सबसे बड़े स्लम में से एक माना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो इस धारावी स्लम का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है वो कौन से समूह के द्वारा किया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। अगला फैक्ट है 10वें नंबर का, हाल ही में 13वें ऐसी उत्कृष्ट पुरस्कार में सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो विद्यार्थियों वो मिल गया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास जी को। और ये इरेडा के क्या है? सीएमडी है। इरेडा के जो सीएमडी दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको अभी हाल ही में ये पुरस्कार मिला है। और ऐसा पुरस्कार पहली बार नहीं मिला है, इनको लगातार दूसरी बार मिला है। तो प्रदीप कुमार दास को नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में उनके नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए लगातार दूसरे वर्ष ये सम्मान दिया गया है। अब इरेडा कंपनी चर्चा में आ गई तो इरेडा का नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई विद्यार्थियों 1987 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि इरेडा का हेडक्वार्टर कहाँ, तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? प्रदीप कुमार दास जी हैं। और इसके जो वित्त निदेशक है, फाइनेंशियल डायरेक्टर है, वो कौन है? बीके मोहंती जी है। बीके मोहंती जी है विद्यार्थियों। अगला जो फैक्ट है, अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में म्यांमार देश अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। विद्यार्थियों आपने कई बार स्टैटिक पॉइंट में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा जो अफीम का स्रोत रहा है वो अफगानिस्तान का नाम पहले नंबर पर आता था, लेकिन अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर कौन आ गया है? म्यांमार। और ये रिपोर्ट किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है विद्यार्थियों, यूएनओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है। देखिए, अगर क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान का भी मामला थोड़ा खराब चल रहा है। 12 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी, क्या है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसने एक रिपोर्ट जारी की विद्यार्थियों और इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि अब पहले नंबर पे कौन आ गया? म्यांमार आ गया विद्यार्थियों। म्यांमार ने इस साल लगभग 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया है। इसने इस साल अफीम का बिजनेस 2.4 अरब डॉलर किया है, जो कि उसकी जीडीपी का 4.1% है। कितना? 4.1% है। अफगानिस्तान में 95% गिरावट के साथ अफीम का उत्पादन सिर्फ 330 टन ही रह गया विद्यार्थियों। कितना? 330 टन ही रह गया। और इसने कितना? 1080 मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। तो पहले नंबर पे कौन आ गया? म्यांमार आ गया विद्यार्थियों। अफीम के फूल की औसत कीमतों का लगभग 355 डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है विद्यार्थियों। कितना? 355 डॉलर प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। तो ये आंकड़े थे विद्यार्थियों, कुछ आंकड़े आपको ये पता भी होने चाहिए।
और इसी प्रकार जो आज की क्लास है एक मोटिवेशनल कोड के साथ इसको समाप्त करते हैं। वो मंजिल भी सर झुका देगी, क्या विद्यार्थियों, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों किताबों संग तेरी यारी होगी। विद्यार्थियों, तो अपनी जो यारी रखनी है, अपनी जो दोस्ती रखनी है, वो किताबों के साथ रखनी है। हर किसी फालतू लोगों से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। किताबों के साथ दोस्ती करो, आप अपने जीवन में अवश्य सफल होगे विद्यार्थियों। और आज की क्लास यहीं हम ऑफ करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। और आप एक चीज जरूर बताना, इसमें एक तो मैंने वन लाइनर फैक्ट दिया, वो आपको पसंद आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि आपका जो सजेशन आएगा, ज्यादातर व्यक्तियों का जो मत आएगा, उनके अनुसार ही मैं काम करूंगा। थैंक यू मित्रों।